अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे डैट इज़ इटियोलॉजी ऑफ पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ जो है वो बेसल गैंग्लिया के अंदर डोपामीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। इडियोपैथिक पहले इसकी जो काज होती है वो इडियोपैथिक होती है। इडियोपैथिक है, इसमें प्राइमरी या अननोन काज आती है, ठीक है। अभी तक इसकी कोई रूट काज नहीं पता चल सकी कि जिसकी वजह से ये लोगों में होता है, ठीक है। प्राइमरी या अननोन पार्किंसन होता है 78% लोगों के अंदर, ठीक है। मोस्टली जो है वो यही वाली टाइप हो रही होती है लोगों के अंदर। दूसरी जो टाइप है डैट इज सेकेंडरी पार्किंसनिज्म। सेकेंडरी पार्किंसनिज्म क्या होता है कि कोई भी आप मेडिसिन खा रहे हो, ठीक है, या कोई ऐसे टॉक्सिन्स ले रहे हो, ठीक है, कोई भी ऐसी मेडिसिन खा रहे हो या कोई टॉक्सिन्स ऐसे खा रहे हो, कोई ब्रेन के इन्फेक्शन आपको हो गया है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका बेसल गैंग्लिया डैमेज हो गया है, तो उसकी वजह से आपको हो जाता है सेकेंडरी पार्किंसन, ठीक है। इसलिए जो है 78% प्राइमरी या अननोन की तरफ जाते हैं और बाकी सेकेंडरी की तरफ कम ही आते हैं। एक और डिज़ीज़ है जिसे हम कहते हैं पार्किंसन प्लस सिंड्रोम। पार्किंसन प्लस सिंड्रोम क्या होता है ये हम आगे भी डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, जो पार्किंसन डिज़ीज़ है ना, 1817 के अंदर एक साइंटिस्ट था जेम्स पार्किंसन, उसने इसे शेकिंग पाल्सी का नाम दिया था। शेकिंग पाल्सी का नाम क्यों दिया था? क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में जब पार्किंसन डिजीज़ के कार्डिनल फीचर्स पढ़े थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर रेस्टिंग ट्रिमर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। रेस्टिंग ट्रिमर्स आने की वजह से जेम्स पार्किंसन साइंटिस्ट ने इसको शेकिंग पाल्सी का नाम दिया था। इसके अंदर दो आगे जो ग्रुप्स हैं वो या सब ग्रुप्स कह सकते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। एक वो ग्रुप होता है लोगों का जिनके अंदर जब उन्हें पार्किंसन डिजीज़ होती है तो उनके अंदर पोस्चरल इंस्टेबिलिटी और गेट डिस्टर्बेंसेस डोमिनेंट होती है। मींस उनको गेट डिस्टर्बेंसेस और पोस्चरल इंस्टेबिलिटी ज़्यादा आ रही होती है। दूसरा वो ग्रुप होता है जिनके अंदर लोगों को ट्रिमर्स ज़्यादा आ रहे होते हैं, ठीक है। दो ग्रुप्स में इनको क्लासीफाई किया गया है, लेकिन कुछ लोगों में जिनमें ज़्यादा वर्स्ट सिनेरियो डोमिनेंट आते हैं वो पोस्टरल इंस्टेबिलिटी वाले ही आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी पार्किंसनिज्म की। सेकेंडरी पार्किंसनिज्म की आगे 3 टाइप्स हैं, पोस्ट इंसेफ्लाइटिक पार्किंसनिज्म, टॉक्सिक पार्किंसनिज्म और है ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म। अब हम इन तीनों को बारी बारी स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो है पोस्ट इंसेफ्लाइटिक पार्किंसनिज्म, ठीक है। इसके अंदर दो टर्म्स हमने पढ़ी हुई हैं, एक होती है इंसेफ्लाइटिस और दूसरी होती है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होती है? मेनिंजाइटिस होती है इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन ऑफ मेनिंजीज और इंसेफ्लाइटिस फुल ब्रेन की इन्फेक्शन होती है। अच्छा, ये दो टर्म्स हमने पढ़ी हुई हैं। अब हम आगे बात करते हैं पोस्ट इंसेफ्लाइटिक पार्किंसनिज्म की। 1917 से 1926 के अंदर क्या हुआ था कि बहुत से लोगों को कहा गया था कि उनको पार्किंसन ही है, लेकिन जब बाद में उनके टेस्ट और रूट कॉज देखी गई तो उनके ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन देखा गया, ठीक है। उनके ब्रेन के अंदर क्या था? इन्फेक्शन था, मतलब किसी इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन डैमेज हुआ था जो आगे लीड कर रहा था पार्किंसन की तरफ, ठीक है। कोई इन्फेक्शन था जो आगे पार्किंसन की तरफ लीड कर रहा था। आजकल के सिनेरियोज के अंदर पोस्ट इंसेफ्लाइटिक पार्किंसनिज्म बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत कम है सेकेंडरी पार्किंसनिज्म में ये टाइप आपको देखने को मिले। उसके बाद नेक्स्ट इसकी जो टाइप है डैट इज टॉक्सिन पार्किंसनिज्म। टॉक्सिन पार्किंसनिज्म में क्या होता है? इसका मैंने भी पहले भी बताया कि इसके अंदर कोई ऐसी मेडिसिन या टॉक्सिन्स खा रहे होता है बंदा जिसकी वजह से ब्रेन में बेसल गैंग्लिया डैमेज होता है उन मेडिसिन की वजह से, डोपामिन की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में और उसकी वजह से उसको पार्किंसन डिजीज़ हो जाती है। उसके अंदर डिफरेंट इंडस्ट्रियल केमिकल्स आ रहे होते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं इंक्लूडिंग पेस्टिसाइड्स हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल्स के अंदर आ जाते हैं मैंगानीज है, कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और साइनाइड मेथानॉल है, ठीक है। ये सारे वही चीज़ें हैं जो डेली ड्रग्स में आ रही होती हैं। इसके अलावा जो मैंगानीज है ना, देखा गया है कि जिसकी बॉडी में ये ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रही होती है बॉडी में, ठीक है। और नेक्स्ट है कि सिंगल एक्सपोजर इज़ नॉट इनफ टू कॉज द डिजीज़।
ऐसा नहीं है कि एक बार आप इनका इन टॉक्सिन्स के साथ एक्सपोजर हो गया तो आपको पार्किंसन डेवलप हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ये इंडस्ट्रियल होता है। इंडस्ट्रियल मीन्स कि एक बंदा वहाँ पे रह रहा हो, उसका उन चीज़ों के साथ रोज़ वास्ता पड़ा हो, ठीक है, तो उन लोगों में ये मसला देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइप आ जाती है ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म। इसमें क्या आ जाता है कि इसमें आप ऐसी डेली बेसिस पे ऐसी ड्रग्स खा रहे हो जो जाके आपके बेसल गैंग्लिया को डैमेज कर रही है, डोपामिन की डेफिशिएंसी कर रही है बॉडी के अंदर, ठीक है, इंटरफेयर कर रही है विद डोपामिनर्जिक मैकेनिज्म। इसके अंदर जो ड्रग्स आ जाती हैं उसमें है फॉर एग्जांपल जो पेशेंट है वो न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, जो CNS पे इफेक्ट डालती हैं, जिसके अंदर आ जाती है क्लोरोप्रोमाज़ाइन है, ठीक है, हैलोपेरिडोल है, थायोराइडाजीन है। एंटी डिप्रेशन ड्रग्स ले रहा है फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट, तो उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं, अमाइट्राइपेटाइलिन है, एमोक्सापिन है और ट्राजोडोन है। या कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहा है जिसके अंदर मिथाइल डोपा और रेजरपाइन वगैरह आ जाती हैं। ये सारी ड्रग्स जो हैं ये या तो ब्रेन को इफेक्ट कर रही होंगी या डोपामिन के लेवल को बॉडी में चेंज कर रही होंगी, तो वो आपको पार्किंसन कॉज करते हैं। अब जो ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म होती है, आप इसके सिम्टम्स जब इसके सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए हैं तो आप इसको रिवर्स कर सकते हो इन सिम्टम्स को। रिवर्स कैसे कर सकते हो कि आप वो मेडिसिन देना छोड़ दो। आप मेडिसिन देना छोड़ दोगे तो क्या होगा कि आपका वहाँ पे पार्किंसनिज्म स्टॉप हो जाएगा। तो ये टोटली मेडिसिन डिपेंडेंट होती है। स्टार्टिंग में अगर आपको आइडिया हो गया है कि आपको मेडिसिन की वजह से पार्किंसन हो रहा है तो आप मेडिसिन देना छोड़ दोगे तो आप उससे प्रिवेंट कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि इसके अलावा अगर आप डिफरेंट मेटाबॉलिक कंडीशंस आपकी बॉडी के अंदर हो रही हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर जगह जगह पे कैल्सिफिकेशन जो है वो स्टार्ट हुई है, कैल्शियम डिपॉजिट हो रहे हैं बॉडी के अंदर, और अगर कैल्शियम डिपोजिशन है, ठीक है, बेसल गैंग्लिया के अंदर अगर कैल्शियम डिपोजिशन हो गई है जो कि डिफरेंट डिजीज़ के अंदर हो सकती है, लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, विल्सन डिजीज़ है और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है। इस तरह की जो मेडिकेशंस होती हैं जो कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म के साथ जो डिस्टर्बेंस करती हैं और यहाँ आपके बेसल गैंग्लिया की कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है तो आपको पार्किंसन डिजीज़ स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पार्किंसन प्लस सिंड्रोम। पार्किंसन प्लस सिंड्रोम क्या होता है? ग्रुप ऑफ न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है जो क्या करता है, हमारे सब्सटेंशिया नाइग्रा को इफेक्ट करता है और पार्किंसन लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा होता है अलोंग विद अदर न्यूरोलॉजिकल साइंस। इसमें क्या होता है कि हमारे पास स्टार्ट में कुछ ऐसे पेशेंट्स आ रहे थे जिनको सारे कार्डिनल फीचर्स पार्किंसन डिजीज़ वाले ही थे, टोटली पार्किंसन डिजीज़ वाले उनके अंदर सिम्टम्स थे, लेकिन उन सिम्टम्स के साथ साथ उनकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स भी मौजूद थे जो पार्किंसन डिजीज़ से इररेलेवेंट थे, ठीक है। अगर ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर पार्किंसन भी है, मींस पार्किंसन के सिम्टम्स भी मौजूद हैं और साथ ऐसे न्यूरो डिजेनरेटिव साइंस भी मौजूद हैं जो पार्किंसन के कार्डिनल फीचर्स या सिम्टम्स के साथ मैच नहीं कर रहे, तो ऐसी कंडीशंस या ऐसे पेशेंट्स को हम पार्किंसन प्लस सिंड्रोम का नाम देते हैं। आप उसको ट्रू प्राइमरी पार्किंसन के अंदर नहीं पुट कर सकते, ठीक है। ये थे हमारे पास पार्किंसन प्लस सिंड्रोम। ये हमारा था आज का टॉपिक इटियोलॉजी ऑफ पार्किंसन डिजीज़। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।